फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में इंस्टा के पेज को फॉलो करें। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप एसएससी, रेलवे या फिर कोई से भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा से संबंधित सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया है। साल्ट SALT कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों साल्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। अब इस प्रोग्राम में क्या करने वाली है गवर्नमेंट, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, याद रखना है, साल्ट यानी कि सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पहले तो फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य है जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी मूलभूत शिक्षा को और बेहतर करना और साथ में ही जो टीचरों को और अपडेट करने के लिए बेहतर ट्रेनिंग देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों, इसी के लिए साल्ट प्रोग्राम के अंतर्गत ही जो आंध्र प्रदेश है विश्व बैंक से $250 मिलियन का ऋण लेने वाला है या फिर लोन लेगा। तो इस तरह से आंध्रा का ये साल्ट कार्यक्रम आपको याद रखना था। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश ही बना था 1 अक्टूबर 1953 को। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे येलो कलर से, तो इसी से अलग होकर एक अस्तित्व में आया था 2 जून 2014। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना है। 2 जून 2014 को तेलंगाना, एक नया राज्य जो कि आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था, और इसके साथ ही दोस्तों ये एक नया राज्य बन गया। तो इस तरह से आपको याद रखना था। अब बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो वर्तमान में इसके जो CM है जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल कौन है, बिश्वभूषण हरिचंदन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आंध्र प्रदेश से क्या है दोस्तों, एकमात्र ऐसा राज्य बन चुका है जिसकी कितनी 3 राजधानी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। आप तीनों राजधानियों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कौन सी राजधानी है, तो एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यकारी राजधानी है विशाखापट्टनम। इसके अलावा सेकंड पर है अमरावती। अमरावती कौन सी है, लेजिस्लेटिव राजधानी। इसके अलावा तीसरी जो राजधानी है कुर्नूल, और कुर्नूल कौन सी है, जुडिकल कैपिटल बनाई गई है आंध्र प्रदेश की। तो तीनों राजधानी आंध्र प्रदेश की आपको इसी तरह से याद रखनी है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, किस तरह से बने हैं आंध्र प्रदेश से। विश्वभूषण हरिचंदन जो कि कौन है, गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, और इन्हीं को कलिंग रत्न पुरस्कार हाल ही में मिला था। इसके अलावा CM ऑफ द ईयर का अवार्ड किस राज्य के CM को मिला है, तो ये वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं जो कि आंध्र प्रदेश के ही CM हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों आंध्र प्रदेश का जिला है अनंतपुर, इसी को यह अवार्ड मिला है। इसके अलावा दोस्तों ये तो फैक्ट देख लिया था कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश बना था। अब दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि जो एक पापीकोंडा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। साथ में ही नृत्य याद रखना है, कुचिपुड़ी यहाँ का नृत्य है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अक्सर चर्चा में रहने वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र KKNPP किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे आप जो इमेज में देख रहे हैं ये है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अब इसमें ये चर्चा में क्यों आया है, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद क्या रखना है, जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में तो स्थित है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसकी 5 और 6 यूनिट के काम का शुरू कर दिया। मतलब इसमें पहले से 4 यूनिट थी और इसमें 5वीं और 6ठी यूनिट के लिए काम शुरू कर दिया है, और ये टारगेट रखा है 2026-27 तक ये पूरा हो जाएगा, इसलिए चर्चा में ये आया है। और इसको बनाने के लिए किसकी सहायता लेगी, तो दोस्तों रूस की कंपनी है रोसाटोम कंपनी। रूस की रोसाटोम कंपनी इसमें सहयोग करेगी 5वीं और 6ठी यूनिट का निर्माण करने में। तो इस तरह से अब कुल यूनिट कितनी हो जाएंगी इसमें, तो कुडनकुलम में इस तरह से कुल 6 यूनिट हो जाएगी। और इसी तरह दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा परमाणु संयंत्र हो जाएगा कुडनकुलम, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे कि प्रत्येक यूनिट में इसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी, तो 1000 मेगावाट प्रत्येक यूनिट की क्षमता है, 1000 मेगावाट कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में। तो इस तरह से पूरी चीज़ें याद रखनी थी। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं, मतलब कि भारत के जो भी ऊर्जा परमाणु संयंत्र है एक बार इनकी क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तारापुर कहाँ पर है दोस्तों, तारापुर आप यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। रावत भाटा दोस्तों, रावत भाटा है यहाँ पर राजस्थान के अंदर।
इसके अलावा कुडनकुलम तमिलनाडु के अंदर अभी देखा, पर एक और है दोस्तों कलपक्कम, तो ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। साथ में दोस्तों केगा, केगा कहाँ पर है, तो यहाँ पर स्थित है कर्नाटक, तो केगा कहाँ पर होगा, कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा काकरापारा भी इम्पोर्टेंट है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात के अंदर स्थित है। और दोस्तों नरोरा, नरोरा कहाँ पर है, तो ये है यूपी के अंदर। तो ये पूरे परमाणु संयंत्र थे, एक बार आपने देख लिए। इसके अलावा दोस्तों परमाणु संयंत्र से क्या हुआ था, जो फुकुशिमा परमाणु त्रासदी पूछी जाती थी, मतलब बहुत बड़ी घटना हुई थी फुकुशिमा के अंदर, जो कि कहाँ पर है, जापान के अंदर, और 2011 में, जहाँ से बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। तो याद रखना था। अब तमिलनाडु की बात आई है दोस्तों, तमिलनाडु के देख लेते तो कैपिटल क्या है, चेन्नई, और सीएम कौन है, अभी हाल ही में बने थे MK स्टालिन। साथ में शपथ किन्होंने दिलाई थी इनको, तो बनवारी लाल पुरोहित, जो कि कौन है, वहाँ के राज्यपाल हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। दोस्तों लखनऊ के अंदर जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्होंने जो भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने के लिए वहाँ पर उद्घाटन किया है या फिर आधारशिला रखी है लखनऊ के अंदर। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना दोस्तों, कि यूपी के जो लखनऊ हैं इसमें खुलेगा भीमराव अंबेडकर स्मारक और संस्कृति केंद्र। अब इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ कि रामनाथ कोविंद ने ही इसका उद्घाटन किया है। और इसमें क्या होगा, जो भीमराव अंबेडकर है इनकी 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी, और साथ में ही एक संग्रहालय या फिर म्यूजियम वहाँ पर खोला जाएगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, भीमराव अंबेडकर की बात आई है तो इनसे बनेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए। सबसे पहले दोस्तों याद रखना है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है महू, इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। भारत के पहले कानून मंत्री, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत रत्न मिला इनको कब मिला, तो ये इंपॉर्टेंट है 1990 के अंदर भारत रत्न मिला था अंबेडकर जी को। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पूरे फैक्ट मैंने नोट किए यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर से। तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे। 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था अंबेडकर जी ने। इसके अलावा जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी कौन बने थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट इनकी बुक याद रखना, एलिहिलेशन ऑफ कास्ट, एलिहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी बुक है अंबेडकर की। साथ में मूक नायक पत्रिका पूछी जाती, ये भी अंबेडकर की है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना पूछी जाए किससे संबंधित है या फिर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। दोस्तों इनकी जो समाधि स्थल कौन सी है, तो चैत्रा भूमि इनकी समाधि स्थल है। साथ में ही दोस्तों जो संविधान की आत्मा, तो सबने जो संविधान की आत्मा किसको कहा है, प्रस्तावना को कहा है। दोस्तों आपको पता होगा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल जो 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा है, और आर्टिकल 32 में ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो ये अलग से इम्पोर्टेंट फैक्ट थे कुछ। इसके अलावा और अगर जानते हैं दोस्तों 2021 के अंदर क्या हुआ था, 14 अप्रैल इनके जन्मदिन पर ही 130वीं जयंती मनाई गई थी, और इस पर ही 4 बुक इनके लिए लॉन्च की गई थी। और वो किसने की थी, तो किशोर मकवाना ने की थी। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, किशोर मकवाना की 4 बुक इनके लिए लॉन्च की थी। तो पहली कौन सी थी, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन थी, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन और आयाम दर्शन। तो ये चारों भी आपको साथ में ही रिवाइज करना है और याद रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण या फिर इसको क्या बोलते हैं, डेब्यू करना, डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है। तो दोस्तों ये आप इमेज में देख पा रहे हो, ये है भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा, जो कि सबसे कम उम्र में, मतलब कि सबसे युवा खिलाड़ी बनी है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली। क्योंकि इसके पहले जो रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों इन्होंने, जो टेस्ट क्रिकेट हुआ था, और टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र की ये सबसे ऐसी भारतीय बनी थी जिन्होंने दोनों पारियों में पहला अर्धशतक लगाया था। अब इसके बारे में और जानते तो दोस्तों, डेब्यू मतलब कि सबसे पहले मैच खेलने वाली सबसे कम उम्र में, तो शेफाली वर्मा ने रिकॉर्ड किया है। और शेफाली वर्मा अगर देखें तो अभी इनकी उम्र कितनी है, तो टोटल इनकी उम्र है 17 वर्ष, या फिर और याद रख सकते हैं 150 दिन, 17 वर्ष 150 दिन इनकी कुल उम्र है। और अभी क्या हुआ था दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट चल रहा था जो इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें इन्होंने फिर से डेब्यू किया है, तो ताकि ये और हाल ही में उसके कारण चर्चा में रही है। तो इस तरह से जो सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी है शेफाली वर्मा, जिसने सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन चुकी है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नोट किए क्रिकेट से रिलेटेड, जो 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट खिलाड़ी
अब इसमें दो थे दोस्तों, एक था वेस्टमैन और एक थे बॉलर। तो वेस्टमैन में 21वीं सदी के सबसे बेस्ट कौन थे? सचिन तेंदुलकर। और बॉलर में कौन थे? मुथैया मुरलीधरन। तो मुथैया मुरलीधरन है, ये कहाँ के थे? तो ये थे श्रीलंका के। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। अब दोस्तों क्या हुआ था, हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में शामिल किया। वैसे तो सचिन तेंदुलकर भी इसमें शामिल है, लेकिन अभी हाल ही में जो 7वें भारतीय शामिल हुए वो कौन थे? बीनू मार्कंड। तो 7वें प्लेयर भी शामिल हुए, बीनू मार्कंड ये भी था। साथ में दोस्तों दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अभी चुनी गई थी 2021 की। तो ये 2021 में चुनी गई थी दशक की सर्वश्रेष्ठ। तो एलिसा थी, कहाँ की है ये? ऑस्ट्रेलिया की है, महान बॉलर है। और तो इस तरह से पूरे फैक्ट याद रखने थे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आईएसएसएफ द्वारा क्रोएशिया में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताने वाले निशानेबाज कौन है? दोस्तों सबसे पहले क्या याद रखना, जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ये क्रोएशिया के अंदर हो रहा है। और इसको कौन आयोजित कर रहा है? तो आईएसएसएफ द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। और साथ में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली कौन भारतीय बनी है? तो ये बनी है राही सरनोबत। राही सरनोबत ने शूटिंग के अंदर पहला अपना स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को। अब इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपने इस तरह से देखी चीज़ें कि राही सरनोबत जो कि कहाँ पर? क्रोएशिया में हुआ है शूटिंग वर्ल्ड कप 2021। तो पहला स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया है शूटिंग के अंदर। और इन्होंने किस रेंज में दिखाया है? तो 25 मीटर गोल्ड, 25 मीटर में ये गोल्ड इन्होंने जीता है। और दोस्तों साथ में याद रखना है कि कांस्य पदक भी इन्होंने ही जीता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नोट किए मैंने। जैसे कि पहला क्या है, शूटिंग में भारत को ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने दिलाया था? तो 2008 के अंदर दोस्तों अभिनव बिंद्रा थे। बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग एकेडमी में ओलंपिक में शूटिंग के अंदर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने। इसके अलावा जो पेरिस में आयोजित हुआ था तीरंदाजी विश्व कप, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो हाल ही में दोस्तों जो आयोजित हुई थी कहाँ पर? पेरिस के अंदर। तो दीपिका कुमारी ने जीता था। और इसी के साथ दीपिका कुमारी ने रिकॉर्ड बनाया था कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर की, मतलब विश्व में पहले स्थान पर है तीरंदाजी के अंदर दीपिका कुमारी। तो ये फैक्ट था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? दोस्तों अभी 2021 के अंदर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है किसको? चाइना को। अब मलेरिया मुक्त घोषित किसी भी देश को किस तरह से किया जाता है तो ये भी जाने। तो सबसे पहले तो किसको? चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया जाता है। लेकिन ये घोषित होते कैसे और भारत है कि नहीं ये भी जानते हैं। तो दोस्तों जिस भी देश में लगातार 3 वर्षों तक कोई भी इस तरह का कोई सी भी बीमारी का अगर केस नहीं है, जैसे मलेरिया मुक्त करना है, तो मलेरिया का लास्ट जो पिछले 3 सालों में अगर एक भी केस नहीं है तो वह देश क्या हो जाएगा? मलेरिया मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से 3 वर्षों के अंदर लास्ट में क्या हुआ? अभी मलेरिया का एक भी केस चाइना में नहीं मिला, इसलिए WHO ने उसे क्या कर दिया? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। इसके अलावा दोस्तों 2021 में ही अल सल्वाडोर है, उसको भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था WHO ने ही। अगर भारत की बोला जाए तो भारत ने दोस्तों इसका टारगेट रखा है मलेरिया मुक्त घोषित होने का 2030 का, क्योंकि अभी तक मलेरिया के केस भारत में मिल रहे हैं। अब दोस्तों मलेरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने डायरेक्ट नोट किए हैं कि इसके खोजकर्ता पूछे जाए तो रोनाल्ड रॉस हैं। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और 2021 को इसकी थीम क्या थी? तो जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, इसकी थीम रखी गई थी। इसका रोग कारक दोस्तों होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और जो लेके कौन जाता है इस प्रोटोजोआ का वाहक कौन होता है? मतलब तो मादा एनाफिलीज होती है मच्छर, जो कि इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक होता है। इसके अलावा क्या प्रभावित होता है अंग शरीर का? अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे तो या तो ऑप्शन में RBC या प्लीहा स्प्लीन, ये तीनों ही इससे प्रभावित होते हैं। अब मलेरिया की दवा दोस्तों, मलेरिया की दवा बनाई जाती है कुनेन। मतलब कि मलेरिया की दवा को क्या कहा जाता है? कुनेन कहा जाता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखनी थी कि जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं यहाँ पर मैंने नोट किए हैं पूरे। तो पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया है, पैचिस है और निद्रा रोग। इनको आप ये ट्रिक के साथ भी इसको याद कर सकते हैं। पापा काम पे सोते हैं, जैसे पायरिया, कालाजार का से, माँ से मलेरिया, पे से होगा पैचिस, और सोते हैं मतलब सोने से निद्रा रोग। तो इस तरह से ये भी आप फैक्ट थे जो ट्रिक के साथ भी याद रख सकते। इसके अलावा दोस्तों अगर चाइना की बात आई है तो चाइना आप मैप के अंदर देख पा रहे होंगे, कैपिटल है इसकी बीजिंग। लेकिन अगर पूछ ले कि वाणिज्यिक राजधानी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संघाई। और यहीं पर एक नदी है यांग टीसी नदी, इसके किनारे पर स्थित है संघाई, जो कि इसकी कमर्शियल कैपिटल है।
वर्तमान में प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है युआन और रेनमिनबी, दोनों याद रखनी है। चीन ने एक मंगल मिशन लॉन्च किया था तियानवेन फर्स्ट, और इसमें जूरोंग रोवर को मंगल की सतह पर भेजा था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या फिर आईएसए में शामिल हुआ है। आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों हाल ही में एक और नया देश शामिल हुआ है, और वो कौन सा देश है, ग्रीस देश हुए। तो ये किस तरह से शामिल हुआ, तो दोस्तों हुआ क्या था, अभी जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, तो एस जयशंकर क्या हुआ था, ग्रीस की यात्रा पर गए थे। और ये ग्रीस की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने क्या करा, वहाँ से उन पर बात की, और इसके बाद क्या हुआ था, ग्रीस को भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल कर लिया है। इसके पहले हमने देखा था क्वेश्चन कि डेनमार्क भी इसमें शामिल हुआ था। तो इस तरह से फैक्ट याद रखना था। अब दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्योंकि इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोप सम्मेलन हुआ था, कोप 21 सम्मेलन हुआ था पेरिस के अंदर। कब हुआ था, ये 2015 के अंदर हुआ था। और 2015 में इस तरह इस सम्मेलन में क्या हुआ था, भारत और फ्रांस ने सबसे पहले इसकी नींव रखी थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, या फिर इसकी स्थापना की थी। और जिसका हेडक्वार्टर, दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भारत के अंदर है, और वो है गुरुग्राम हरियाणा में आईएसए का। महानिदेशक हैं इसके अजय माथुर। अब दोस्तों ग्रीस की बात आई है। ग्रीस अगर यहाँ पर देखें मैप में तो आप देख पा रहे होंगे, ये है यहाँ पर ग्रीस, और इसकी कैपिटल है एथेंस। इतना ही इसमें याद रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अब दोस्तों आकाशवाणी के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। पहले याद रखना है, आकाशवाणी के जो महानिदेशक अभी बने हैं वो कौन बने हैं, एन वेणुधर रेड्डी। अब इनको बना तो दिया है, अब इसके बारे में जानते हैं आकाशवाणी कार्यक्रम होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले समझना है कि जो होती है प्रसार भारती, प्रसार भारती यानी कि इसको देखते हैं इंडियाज़ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। मतलब कि ये क्या होता है कि जो सरकार की जो भी सेवाएं या सर्विस होती है इनको ब्रॉडकास्ट करती है, मतलब कि टेलीविज़न के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम करती है कौन, प्रसार भारती। अब होता क्या है दोस्तों, प्रसार भारती के अंदर ही दो कार्यक्रम चलते हैं, या फिर इसके अंदर ही दो चीज़ें होती है। एक होती है ऑल इंडिया रेडियो और एक है आकाशवाणी। तो अभी जो हाल ही में जो महानिदेशक बने हैं वो आकाशवाणी के बने हैं। तो इस तरह प्रसार भारती के अंदर ही क्या आता है, आकाशवाणी आता है। तो प्रसार भारती की वर्तमान अगर सीईओ पूछे तो कौन है, तो ये हैं शशि। तो इस तरह से दोस्तों इसके सीईओ याद रखना है। सीईओ कौन है, शशि शेखर वेम्पति। कौन से एक्ट से इसकी स्थापना होती है, 1997। और एक ये वैधानिक संस्था है, और ये हमने देख लिया कि सरकार की सेवाओं को ब्रॉडकास्ट करती है प्रसार भारती। तो इस तरह से पूरी चीज़ें थी याद रखने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।